आज के इस पढ़ा व्यवस्था विशु सेंद्रा जो कि चिरी पत्रा में जो आयोजित हुई है, उस विशु सेंद्रा में विभिन्न जगह से पढ़ा के माननीय सदस्यगण, पढ़ा के दीवान, विभिन्न गांव से आए हुए भाई बुजुर्ग, सामाजिक अगुवागण, लोहरदगा के अलावा भी जो क्षेत्र से आए हुए सामाजिक अगुवागण, बुद्धिजीवीगण, होरमरीन जय पढ़ा बादन, होरमरीन जय विशु सेंद्रा बादन, होरमरीन जय आदिवासी बादन। जोहार। जैसा कि आप लोग 3 दिनों से इस विशु सेंद्रा को सफल बनाने में आगे आए हैं, बहुत सारे गांव के, और विभिन्न मुद्दों पे विचार विमर्श हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज का जो विषय जो है पंचायती राज और पढ़ा व्यवस्था, वैसे बहुत सारा विषय है जिसमें कि हम लोग बहुत बोल सकते हैं। अभी बड़े भाई आप लोग को हिंदू आदिवासी है या नहीं है उसके विषय पे अपना विचार दे रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है। थोड़ा सा मैं आपसे इजाजत लेके उस विषय पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि समय की मांग है कि हम उसको थोड़ा जानें। आयोजकगण से थोड़ी अनुमति लेके 5 मिनट 2 मिनट उसके ऊपर हिंदू क्या है, आदिवासी क्या है, आदिवासी कहाँ का है, और उसके बाद में थोड़ा सा मैं पंचायती राज और पढ़ा को जोड़ूंगा। श्री संजीव भगत जी से इजाजत है जी। अभी जैसे बड़े भाई ने कहा कि आदिवासी को हिंदू बनाने का जो क्रम है बहुत जोर शोर से चला हुआ है, एकदम ये बात बिल्कुल सही है। जब हम बोलते हैं कि आदिवासी मूल मालिक, आदि काल से वसा हुआ आदमी आदिवासी, इस आदिवासी का पहचान का बुनियाद में जो आत्मा में है उसका विशिष्ट पहचान, विशिष्ट पहचान। और विशिष्ट पहचान क्या है? तो उसकी अपना रीति रिवाज है, उसका अपना सामाजिक व्यवस्था है, उसका अपना धुमकुड़िया है, उसका अपना पढ़ा व्यवस्था है, उसका एक अपना भाषा है, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र है, और वो अन्य जो समुदाय से है जो आदिवासी नहीं है उससे बिल्कुल अलग है। कुछ कुछ बातें जो लोकुर कमेटी में, लोकुर कमेटी एक जस्टिस हुए थे एमबी लोकुर करके 1965 में, उन्होंने लोकुर कमेटी का गठन हुआ था जिसमें ये बात के लिए निश्चय किया गया था कि आजादी के बाद कुछ लोग और आदिवासी बन गए हैं तो उनका भाई संख्या कितना होना चाहिए और किनको हम आदिवासी बोलेंगे।
जो जनसंख्या, जो आदिवासियों की संख्या शुरुआत में कम हुआ करती थी, वो लोकूर कमेटी गठन किया गया। लोकूर कमेटी ने कुछ पॉइंट्स उसमें से रखे थे कि आदिवासियों को आदिवासी बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए 1965 में। और ढेबार कमीशन उसके पहले वो बोलता है कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र हम किसको कहेंगे, खैर वो अलग बात है, उसका भी एक क्राइटेरिया है, लेकिन बात है आदिवासी का। तो सबसे पहले वो बोलता है आदिम जनजाति का चरित्र होना चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, उनका विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए। जो हम लोग ने बोले विशिष्ट संस्कृति में हमारा धर्म भी है, हमारी आस्था भी है, और हम शुरुआत से जानते हैं कि हमारी जो आस्था है, विश्वास है, वो किसी आकृति को नहीं बल्कि हम प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं, हम उसको उसमें अपना देवता देखते हैं, और उसके साथ हम संपूर्ण प्रकृति को एक बैलेंस बनाने के लिए हम उसके आगे काम करते हैं। इसीलिए हमको बोलते हैं लोग प्रकृति पूजक, कोई आकृति पूजक नहीं बल्कि हम प्रकृति पूजक है। हमारा सादा धर्म है भाई, हमारी आस्था सादा है, हमारा नेक संस्कार बहुत सादे हैं। लेकिन ये प्रिमिटिव ट्रेट जो है वो तो, जैसे हम प्रिमिटिव ट्रेट में शिकार भी एक प्रिमिटिव ट्रेट है जो आज हम जी रहे हैं उसको, हालांकि अभी बहुत सारा चीज़ों की वजह से हम शिकार नहीं जा पाते, लेकिन हमारा ट्रेड तो हम जीवित रखे हैं ना इस आयोजन को करके। वहाँ पे भी पुरखों ने हमारे साथ वहाँ वार्तालाप करते थे, अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलझाते, तो वो प्रिमिटिव ट्रेड हो गया। धर्म के मामले में विगत कुछ सालों में, खासकर आज़ादी के बाद, जब हमारा धर्म जो एक सेंसस में गिना जाता था, चाहे हमें एनिमिस्ट के तौर पे या हमको आदिवासी धर्म के नाम पे, वो कहीं ना कहीं विलोपित कर गया। उसी की मांग अभी हम लोग कर रहे हैं कि आप हमको कॉलम दीजिए ताकि हमारे सेंसस में आ पाए। इसके साथ साथ वो तो एक विलोपित कर दिया गया है ही, लेकिन साथ साथ हमारा हिंदूकरण भी आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो हिंदू कौन है? हिंदू का कोई परिभाषा नहीं है। हिंदू को बोला है कि वो दर्शन है, जीवन का दर्शन है, ठीक है। हिंदू कानून के हिसाब से पहले हम समझे हिंदू कौन है, तब हम बात करें कि आदिवासी इसमें फिट बैठता है। वो कहता है हिंदू एक तो जन्म से, जिसके माँ बाप हिंदू, दूसरा हिंदू वो जो धर्म बदल करके हिंदू हुआ है। कहने का मतलब जो उसका माँ बाप हिंदू नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो हिंदू है, खासकर पिताजी, क्योंकि पितृ सत्तात्मक है, तो हिंदू। तीसरा हिंदू वो जो हिंदू में नहीं है, लेकिन अपना आचार विचार व्यवहार इस तरह से कर लिया है कि वो पर्याप्त रूप से हिंदूकरण हो गया है। कुछ हम तीसरा पॉइंट पर आना चाहेंगे जिसमें पर्याप्त रूप से हिंदूकरण हो गया है। तो भाई पर्याप्त रूप का क्या मतलब? हमारे आदिवासी चाहे जाने अनजाने में उस ओर बढ़ रहे हैं, और कोर्ट ने इसी का फायदा उठाते हुए हमको हिंदू में डालना शुरू कर दिया है। हम कह तो रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन वो कानून जो है हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें ये कहता है कि जो हिंदू कानून है वो आदिवासी पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एक विशिष्ट संस्कृति है, क्योंकि वो अपना रीति रिवाज, चाहे वो विवाह से हो, जन्म से हो, मरण से हो, तलाक से हो, छूटा छूटी से हो या उत्तराधिकार से, वो अपना रीति रिवाज फॉलो करता है।
अपना ये रीति रिवाज का अनुसरण करता है। इसीलिए हिंदू अधिनियम 1956 के तहत 55 के तहत धारा 2 सब धारा 2 के तहत बोला के कि हिंदू जो कानून आपने बनाया है वो किस पे लागू है, वो या तो सिख, जैन, बुद्धिस्ट और जो हिंदू हैं, चाहे वो लिंगायत हो, ब्रह्मा कल्ट को मानता हो, उन पे लागू है। और हिंदू कौन नहीं है? हिंदू वो जो क्रिश्चियन है, जो यहूदी है, जो मुसलमान है, इन लोगों पे हिंदू नहीं है। बाकी कौन है? जो सिख है, जो बुद्धिस्ट है, जो हिंदू माता पिता से जन्म हुए हैं या जिन्होंने अपना धर्म हिंदू मान लिया है, वो हिंदू है, वो उस पे हिंदू अप्लाई होगा। आदिवासियों पे, जो कोई अनुसूचित जनजाति जिसको संविधान बोलता है, उस पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 2(2) के तहत। यानी हम बचे हुए हैं भाइयों, क्योंकि हमारी एक विशिष्ट संस्कृति है, इसको हमको बचा कर रखना है। विशिष्ट संस्कृति मतलब हमारी अपनी आस्था, हमारा अपना रीति रिवाज। जब तक हम अपना रीति रिवाज का कवच पहने हैं तो कोई हमको हिंदू नहीं बना सकता है। वही एकमात्र हम जो कवच है जो हमको बचाए हुए है, रीति रिवाज और अपनी परंपरा। जब तक हम इसको मानेंगे तब तक हम हिंदू नहीं बना सकते हैं, या हिंदू अधिनियम हमारे पर लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस का बात यह है, ये तो कानूनी प्रावधान है। बहुत सारा कोर्ट केस में हम लोगों ने कोर्ट को एक मौका दे दिया है, हमारे वकीलों को मौका दे दिया है, जो कि खासकर गैर आदिवासी से समुदाय से आते हैं, कि भैया इसको रिलीफ देना है। कई मामलों में जब हम कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं हमारे भाई बहन, तो उस सिलसिले में यही बात आ रहा है कि कैसा आपका मैरिज हुआ था, कैसी आपकी शादी हुई थी, कैसे आपका कौन सा संस्कार से शादी किए थे। बहुत सारे मामले में मैं 1-2 केस का उदाहरण देना चाहूँगा। एक केस पटना हाई कोर्ट में 1956 में हुआ था, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बोला कि भैया आप अगर आदिवासी हैं तो आपका अपना रीति रिवाज है, लेकिन कुछ आदिवासी हमारे भाई ऐसे हैं जो कि दुर्गा पूजा कर रहे हैं, जो काली पूजा कर रहे हैं, जो मनसा पूजा कर रहे हैं, जो पिंडदान कर रहे हैं, जो अपना शादी विवाह में अपना रीति को छोड़ के भाई पंडित से शादी करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। तो उस केस में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आदिवासी अपना रीति रिवाज को छोड़ के पूर्ण रूप से नहीं, यहां तक कि आपको कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है हिंदू में, वो बोलता है अगर पूर्ण रूप से या फिर पर्याप्त रूप से आप आदिवासी अपना आचरण रीति रिवाज को छोड़ चुके हैं और आज हिंदू का रीति रिवाज अपना लिए हैं और उसी तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप क्या कैटेगरी में आ गए? सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड अंग्रेजी में, और हिंदी में बोला पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हो गए। वो कोर्ट बोलता है कि इसके लिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी रहन सहन विचार और ये आपने कोर्ट को दिखा दिया। और कई मामले में हमारे आदिवासी भाई बहन, चाहे वो संथाल, ये मामला संथाल का है, संथाल हो या कोई हो, जो हिंदूकरण को एक बड़ा अनुकरणीय धर्म सोचकर अपना लेते हैं, वो अपना ही अहित कर बैठते हैं और इस तरह से कोर्ट और वकील को एक मौका दे देते हैं कि भाई अब आपके ऊपर हम हिंदू मैरिज एक्ट लगा सकते हैं, जो सेक्शन 2(2) के तहत है ना, बोला कि जो आप पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप अपना जीवन शैली इस तरह से कर लिए हैं तो आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। फिर बहुत सारे मामले ऐसे हैं साथियों जिसमें कि हमें और हमने भी मौका दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, लबेश्वर मांझी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वो भी यही कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट
ये कह रहा है कि आप अपना कस्टम सिस्टम मानिए, आप हिंदू नहीं है, आपको हिंदू मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस तरह से करेंगे आचरण तो आपको मान लिया जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट में डीम्ड हिंदू का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमको और आपको समझना है, जब हम कहते हैं कि विशिष्ट संस्कृति है तो विशिष्ट संस्कृति क्या है? वो जो हमारा पुरखों से चला आ रहा है या वो जिसको कि हम अपना रहे हैं? कौन सी विशिष्ट संस्कृति? पुरखों से। हमारा और आपका अस्तित्व हमारे पुरखों की विरासत में दी हुई संस्कृति रीति रिवाज में ही आधारित है। हम अन्यथा ना भटके और हम अपना कस्टम को पकड़ के चले। और हमारा कस्टम जो कि पंचायती राज व्यवस्था के आने के पूर्व से कई सदियों से चल आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। मारंगभूम के जयपाल सिंह ने कहा था कि आदिवासी को आप लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, आपको उनसे लोकतंत्र सीखना होगा। आज हम लोकतांत्रिक समाज में तो जी रहे हैं, लेकिन वहां पे आदिवासियों का आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनकी भाषा पे प्रहार किया जा रहा है, जंगल जमीन पे प्रहार किया जा रहा है। हालांकि अब तो भारत आजाद हो गए, हमारा पढ़ा सिस्टम भी है और एक तरफ हम पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था भी लागू है। संवैधानिक संशोधन 73-74 के तहत पंचायती व्यवस्था हमारे क्षेत्र में आ गई है। लेकिन शेड्यूल एरिया में हम आते हैं फिर से। अनुसूचित क्षेत्र में जो डेबार कमीशन 1960 का क्राइटेरिया है, अनुसूचित क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र। हम और आप उस अनुसूचित क्षेत्र का हिस्सा हैं और पंचायती राज जो कानून है वो यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित क्षेत्र का जो विशेष परिस्थिति को देखते हुए एक पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने उसको लाया है। उस पैसा के तहत में आप देखें तो बहुत सारी बातें कही हुई हैं और एक जो बहुत सारी बात है वो कहा गया है कि गांव में या टोलों में आपकी अपनी ग्राम सभा होगी, साथ साथ आदिवासी जो है अपना समस्याओं को, अपने मुद्दों को वो रीति रिवाज के तहत सुलझाएगा, अपने कस्टमरी कानूनों के तहत उसको सुलझाएगा। तो क्या है भाई हमारे कस्टम सिस्टम? हमारे कस्टम सिस्टम में पढ़ा बहुत बड़ा रोल निभाता है और बिना पढ़ा के हमारा विशिष्ट पहचान या विशिष्ट क्षेत्र होने का महत्व कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हमको पढ़ा को लेके चलना है और आपके कस्टम को जी के चलना है। चाहे आज समस्याएं आ रही है कि विवाह से समस्याएं आ रही है। अभी मैं आप लोग से साथ साझा करना चाहूंगा एक केस हम लोग डील किए थे, पिंकी तिर्की वर्सेस बागा लिंडा का केस। ये रांची का केस है जिसमें कि 2 आदिवासी महिला पुरुष जो कि अपना रीति रिवाज से शादी किए थे, सरना रीति रिवाज से शादी किए थे, लेकिन किसी वजह से रहते रहते किसी दूसरे के साथ उस लड़की का संबंध हो जाता है, वो भी आदिवासी से है लेकिन गैर उरांव से हो जाता है और ये लड़का चाहता है कि हमको तलाक मिले। अब तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बाहर का कॉन्सेप्ट है, हमारे में छूटा छूटी का जो प्रावधान है समाज में चलता रहा, उसके तहत हम देखें तो वो चूंकि वो शादी किया था अपना रीति रिवाज से, वो हिंदू शादी नहीं किया था,
अगर वो बोलता हिंदू शादी तो हिंदू मैरिज एक्ट की तरह चला जाता। चूंकि वो रीति रिवाज से किया था, तो वो आता है अपने गांव समाज में और बोलता है कि हमको छूटा छूटी दीजिए। क्या प्रावधान है हमारा कस्टम सिस्टम में, हमारा कस्टमरी कानून क्या कहता है, कैसे होता है। अब जब ये मामला उनके वो पंचायत में लेकर गया रांची में, तो वो कहता है कि हम लोगों ने बैठकी तो की, लेकिन लड़की जो है नहीं आई। 3 दफे बुलाने के बावजूद नहीं आई। हार कर वो जो लड़का वो चला गया सिविल कोर्ट की शरण में। सिविल कोर्ट की शरण में वो चला जाता है, तो सिविल कोर्ट कहता है कि भाई हमारे पास आप हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, हमको जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अपना कस्टम सिस्टम है, आपका पर्सनल लॉ अपना अलग है। तो आप जाइए अपना ग्राम सभा कीजिए और अपना जो पारंपरिक विधि विधान से जैसा छूटा छूटी होता है वैसा कीजिए। कोर्ट रिफ्यूज करता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई किताब नहीं है ना, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, मेरे पास तो आपका कुछ है ही नहीं, कैसे आपको देंगे हम। अब वो आता है गांव में, फिर वही बुलाइए, पार्टी नहीं आता है, कहीं ना कहीं कमजोरी है ग्राम सभा में। फिर मामला चला जाता है हाई कोर्ट। साथियों, मामला जब हाई कोर्ट चला जाता है तो न्याय में तो एक है कि कोई भी दरवाजा खटखटाएगा कोर्ट में तो कोर्ट अंधा नहीं बैठेगा, उसको कुछ ना कुछ न्याय देगा। तो उन्होंने, क्योंकि उनके पास भी इतनी जानकारी नहीं है कि वो सीधे तौर पे फैसला दे दे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 वकील को नियुक्त किया। बोला कि आप वहां जाइए। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप जुडिशियल एकेडमी जाइए, जहां जज की ट्रेनिंग होती है, वहां से मंगाइए कि क्या इन लोग का आदिवासी का ओराव में जो रीति रिवाज के अनुसार से तलाक या छूटा छूटी का क्या प्रावधान है, इसको बताइए और उसको हमको सौंपिए और उसके हिसाब से हम फैसला देंगे। तो इस तरह से 2 लोगों को नियुक्त करते हैं। एक हमारा यूनिवर्सिटी आता है जिसमें हमारे विचार मांगा जाता है, एक टीआरआई आता है क्योंकि वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे माननीय कुछ समाज के सदस्य बैठते हैं, वहां पे एक विचार देते हैं, और जुडिशियल एकेडमी जहां पे झारखंड हाई कोर्ट के जजेस की ट्रेनिंग होती है, वहां से एक विचार आता है। अब समस्या ये थी साथियों कि जो हमारा साक्ष्य कानून में जो कस्टम को हमको प्रूव करना है कोर्ट में, उसके तहत हमको दस्तावेज दिखाना है या ऐसा कुछ उदाहरण देना है कि हमारे समाज में ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको हम एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सके। जब हमारे पास ये मामला आता है साथियों, तो हम लोग और भी सारी चीजों को संज्ञान में रखते हुए हम ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में हमको कुछ ऐसा मिलता है जहां पे कुछ लिखित हुआ हो छूटा छूटी से संबंध में। गांव समाज में हम अमूमन मौखिक रूप से हम चीज़ों का निपटारा करते हैं, तो मौखिक में चीज़ें भूल जाते हैं और वो कोई रिकॉर्ड में नहीं आता है, लेकिन कोर्ट को तो रिकॉर्ड चाहिए। समस्या तो थी, लेकिन समय के अभाव की वजह से जो भी विचार आए समाज के प्रबुद्ध जन लोगों से, हम लोगों ने अपना विचार हाईकोर्ट को के वकीलों को दे दिया कि भाई उरांव समाज में ये ऐसा ऐसा होता है, ये छूटा छूटी का प्रावधान है, ऐसा होता है। तो हाईकोर्ट ने उसको संज्ञान में रखते हुए फिर लोअर कोर्ट को भेजता है कि देखिए, कोर्ट में उन्होंने फैमिली कोर्ट को देखा, सेक्शन 7 के तहत बोलता है कि देखिए इस भाई सेक्शन 7 जो है इसका, वो आदिवासियों के लिए भी है और गैर आदिवासियों के लिए भी है। वो एक सेकुलर कानून है, उसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन कोर्ट सुनेगी आपकी बात को, इसलिए हाई कोर्ट से मामला फिर फैमिली कोर्ट में आ जाता है कि आप जाइए फैमिली कोर्ट, वो सुनेगी आपकी बात को और नए तरीके से आप इशू बनाइए, नए तरीके से आप अपना एविडेंस दीजिए कि हमारे समाज में छूटा छूटी का ये प्रावधान है, ये उसको भारतीय साक्ष्य कानून के तहत उसको प्रमाणित कीजिए कोर्ट में। ऐसा करके कोर्ट ने उसको भेजा। लेकिन अफसोस की बात है कि जब वो मामला आया सिविल कोर्ट में, तो चूंकि वैसे भी कोर्ट से लोग तंग आ जाते हैं
एक तो हमारे ग्राम सभा में से कोई सपोर्ट नहीं मिलना उस बच्चे को, और समाज के जो प्रबुद्ध जन है, क्योंकि एक जो कहता है कि आप अपना वो जो सिस्टम जो चल रहा है उसको प्रमाणित कीजिए, कहने का मतलब आपके जो चीज वहां चल रही है या तो लिखित हो, एविडेंस के तहत में आपको कोई इंस्टेंस बताना है, या कोई आपको ट्रांजैक्शन बताना है, या कोई विलेज में गांव में आपका कोई ओरल ट्रेडिशन है, जो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आप उसको लेके जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साथियों, और मामला वो कोर्ट में आया तो सही, लेकिन वो तीन नोटिस के बाद में कोई पार्टी गया ही नहीं, वहां पे कोर्ट गया ही नहीं, और मामला अल्टीमेटली उसको डिसमिस करना पड़ गया। अभी भी वो मामला डिसमिस किया हुआ है। तो कितना समस्या है। आज जब हम देख रहे हैं हमारे लोग पढ़ लिख जा रहे हैं तो समस्याएं भी उस तरह से है। तो उसमें से देखिए, पहला तो है कि अगर आपने रीति रिवाज के साथ शादी किया है तो आपका छूटा छुट्टी भी रीति रिवाज से होना है, लेकिन रीति रिवाज को हमको संजो के रखेंगे, लिखित रूप में रखेंगे, तभी तो हम ऐसे समय में उसको हम प्रमाणित कर पाएंगे। जब हम देख रहे हैं कि हमारे लोग व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, और हमारा जो पढ़ा व्यवस्था है कहीं ना कहीं हम उसको संजो के नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं आ रही है, और हमारे अपने लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब अब इसका जो निवारण है वो हमको अपने पढ़ा व्यवस्था में ही ढूंढना पड़ेगा। पढ़ा व्यवस्था जिसको कि हम बोलते हैं कि समाज का सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे समाज को एकजुट रहना पड़ेगा, और वो जो हिंदू मैरिज एक्ट को अगर कोई रोक सकता है तो हमारा जो पढ़ा व्यवस्था है, हमारा आपसी आचरण और व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से हिंदू हो गए, कहने का मतलब अब सारा कुछ उसका मानने लग गए, अपना ही सिस्टम छोड़ दिए, पंडित शादी करवा रहे हैं, या हमारे शादी ब्याह में कुछ दूसरे समुदाय का नेक दस्तूर को भी ला रहे हैं दिखावा के लिए, तो हमको तय करना होगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में बोलता है कि भाई अगर आप सप्तपदी नहीं किए, 7 फेरा नहीं किए, तो आपका शादी को बाइंडिंग नहीं माना जाएगा, है ना। उसमें बहुत सारा चीज है, तो हमको भी तय करना पड़ेगा कि हमारा जो शादी ब्याह में जो नेकचार है, कौन कौन सा नेकचार है जो हमारा होना ही है, जिसके बिना हम शादी को हम मान्यता ही नहीं दे। इसको हमको समझना है, और जब हम शादी करते हैं उस तरीके से तो हमारा छूटा छुट्टी भी उसी रीति रिवाज से होता है, और पैसा कानून के तहत, पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम अलग महत्व रखते हैं। हमारा शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था के तहत कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हम लोग को अधिकार है। अपने गांव समाज को हम रीति रिवाज के साथ चलाने का अधिकार है। अगर हम सच में अपने आप को बचाना चाहते हैं आज के संदर्भ में, तो हमको अपना रीति रिवाज को लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा, और जो कोर्ट में, एक कोर्ट तो वो है, एक कोर्ट तो हमारा है, तो हमको तारतम्य बैठाना पड़ेगा ताकि हमारे अपने लोगों को इस तरह का समस्या से जूझना ना पड़े। साथियों, मैं और बता दूं, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात चल रहा है पूरे देश में, और जो सरकार अभी है वो किसी हाल में चाहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से सबसे बड़ा खामियाजा हमारे जैसे लोगों को होगा जो अपना रीति रिवाज फॉलो करते हैं, चाहे वो शादी विवाह से, या तलाक से, या उत्तराधिकार से, या गोद लेने की परंपरा से, या बंटवारे का परंपरा से। वो कहेगा कि आर्टिकल 14 के तहत सबको समानता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से हमको अगर बचना है तो हमको अपना रीति रिवाज को बनाए रखना होगा, उसको लिखना पड़ेगा। लिपिबद्ध की बात तो बाद में होगी, क्योंकि अगर जब लिपिबद्ध कर देंगे तो छोटे छोटे शब्द पे भी बहुत डिस्कशन होता है, लेकिन कम से कम हम लिखे तो सही, ताकि
समय आने पे हम उसको प्रस्तुत कर पाए। एविडेंस एक्ट में बहुत सारा सेक्शन है जो बताता है कि हम अपना कस्टम को कैसे प्रमाणित करेंगे। मैं चाहूँगा इस मंच के माध्यम से एक हम प्रण लें कि हम अपने कस्टम के बचाएं, हम पढ़ा व्यवस्था को पुनर्जागृत करें और पढ़ा व्यवस्था जिसको कि हम न्यायालय कार्यपालिका की भूमिका, न्यायालय की भूमिका और एक व्यवस्थापिका की भूमिका में देखते हैं, उसका एक संरचना बने, उसमें कानूनविद हमारे हो, समाज के लोग हों, समाज को दशा दिशा देने वाले हो और हर एक पढ़ा के लोगों को आज का कानून के बारे में अवश्य रूप से जानकारी हो। हम लोग कोशिश करेंगे, मैं यूनिवर्सिटी के तरफ से और भी जितने तमाम लोगों की तरफ से हम इस जागरूकता को लाएं ताकि हम आने वाली चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर पाए। हम पे कोई थोपे नहीं, हमको कोई हिंदू बनाए नहीं, हम उनको बताएं कि हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल मालिक हैं, हमारी विशिष्ट संस्कृति है और इसके तहत हमको जो सुरक्षा कवच मिला है, चाहे 5वीं अनुसूची हो, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे और भी हमारा जो प्रोविजन हो, उसको हमको बखूबी इस व्यवस्था के तहत हम उसको लाएं, अन्यथा हमारा जो बचना मुश्किल है। हमारे सिस्टम को हम बता सकते हैं, वो नहीं बताएंगे कि आपको किस सिस्टम के साथ चलना होगा। इतना ही कह के मैं आज आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं चाहूँगा कि और भी से ज़्यादा लोग पढ़ा से जुड़े, खासकर हमारी युवा वर्ग जुड़े और हमारी आधी आबादी जो है उसको भी हम किसी न किसी तरह से जोड़ने का कोशिश करें एक मंथन में, क्योंकि बिना आधी आबादी के हम लोग जो कानून है उसके नज़र में दोषित माने जाएंगे, खासकर जब उत्तराधिकार का मामला होगा। अभी देखिए प्रभा मिंज और एक केस चला हाई कोर्ट में जिसमें कि महिला को अपने पिता के पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिला। वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हमारे पास वकील नहीं है हमारे मामलों को आर्ग्यू करने के लिए, इसीलिए कोर्ट कुछ ऐसा मैटर देता है। हमको खड़ा करना पड़ेगा लोगों को ताकि हमारे लोग कोर्टों को बता पाए कि भाई हम सिस्टम से अपने चलते हैं और क्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक समाज में जो चीज़ प्रचलित है वो चीज़ कोर्ट वो उसको संज्ञान नहीं ले पा रही है या हम संज्ञान नहीं दिला पा रहे। यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, हमको इस ओर बढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय विकट है। मधु किशोर का केस आप लोगों ने सुना होगा 1996 में, उसमें यही कहा गया था, सरकार को बोला गया था कि आप इस पे कुछ कीजिए। बिहार सरकार को, बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, बोला कि बहुत मामला ये संवेदनशील है, अभी हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। मामला अभी फिर उठ रहा है क्योंकि 2005 में हिंदू महिला को कोपार्टनर मतलब पुत्र के बराबर संपत्ति का अधिकार दे दिया। अब हमारी महिलाएं भी चूंकि पढ़े हैं, पढ़ लिख में, तो समानता के अधिकार के तहत वो पिटीशन दायर कर रही हैं कोर्ट में कि हमको आप भी दीजिए। कोर्ट ने अभी दो जजमेंट, एक मद्रास हाई कोर्ट का दिया है और दिल्ली में एक जजमेंट है, नीति मोहन का जजमेंट है। हालांकि नीति मोहन के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अभी जो कानून है वो अलाउ नहीं करता है, इसीलिए कानून जो है उसके मुताबिक हम फैसला देते हैं और उसमें उत्तराधिकार का नहीं दिया है, लेकिन ये कहा है कि संसद इसको अमेंड करे संसद, तो आने वाले समय में हो ना हो उसको अमेंड कर दे। और मद्रास हाई कोर्ट में भी वही हुआ है कि दो महिलाएं जो बोलती हैं कि हम आदिवासी समाज से हैं, कस्टम सिस्टम से मानते हैं, लेकिन वो कोर्ट को नहीं बताती हैं कि हमारा अलग विधि विधान है, और यही नहीं बताने की वजह से उसके ऊपर हिंदू मैरिज के तहत फैसला सुना दिया जाता है। साथियों, ये हमारा ही नहीं बल्कि हमारे जैसे और साथी जो आदिवासी साथी जो अपने सिस्टम के साथ चलते हैं उनके साथ भी ये समस्या खड़ी हो रही है। तो हमको जागना पड़ेगा और अपना जो समाज के साथ साथ जो चीज़ें चल रही है सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में, क्योंकि मामला हक अधिकार का है, मामला समाज का है, मामला अपना आइडेंटिटी का है। तो मुझे लगता है जो पैसा के तहत हमारी विशिष्ट जो चीज़ें दी हुई है उसको बचाकर और कानून के बारे में हमको जानकारी रखकर
हम अपने समाज को आगे ले सकते हैं। आज की लड़ाई कागज और कलम की है। कागज, कलम और बुद्धि की लड़ाई में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको इनका सहारा लेना पड़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य अंत करता हूँ। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।